अस्सलाम वालेकुम dear students, my name is मोहम्मद फ़ाज़ सईद and welcome to the business mathematics. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की टाइप 4 पढ़ी। टाइप 4 में क्या था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में मौजूद हों तो हमने उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, और इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड को भी साथ लिया और उसका हमने ग्राफिकल इफेक्ट भी देखा, जिसमें हमने स्टूडेंट बात की कि यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, मैनी सोल्यूशन क्या होता है और नो सोल्यूशन क्या होता है। और उसके बाद स्टूडेंट हमने उसका ग्राफिकल इफेक्ट भी देखा कि इसका ग्राफ बेसिकली किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ किया। एक ग्राफिकल मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर निकाला, ठीक है। 2 इक्वेशंस हमने ड्रा की और जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना हमने कहा ये इसका सोल्यूशन है। दूसरा स्टूडेंट हमने एलिमिनेशन मेथड भी साथ किया और उसके साथ ग्राफिकल मेथड को भी कंपेयर किया, जिसमें हमने बात की कि 2 लीनियर इक्वेशंस अगर ओवरलैप कर जाएं तो मैनी सोल्यूशन है, 2 लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ना करें तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और 2 लीनियर इक्वेशंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब है वो यूनिक सोल्यूशन रखती हैं। आज उसी सिलसिले में स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बग़ैर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स में है इसका सॉल्यूशन किस नेचर का होगा। यानी कि हमने ना एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ना सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ना मैट्रिसेस का मेथड लगाना है और ना ही ग्राफिकल मेथड लगाना है। हम एडवांस में उसके सॉल्यूशन के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि वो सॉल्यूशन हो सकता है यूनिक हो। हमें ये मालूम नहीं होगा कि उसकी रूट्स आएंगे क्या, हमें जस्ट ये बता सकते हैं कि उस सॉल्यूशन को उसका यूनिक आंसर होगा, उसका मैनी सॉल्यूशन होंगे या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह राइज होता है कि हो सकता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, विदाउट सॉल्व डिस्कस इट्स सोल्यूशन। बताएं सॉल्व किए बगैर कि इसका सोल्यूशन किस नेचर का होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू, हमारे पास स्टूडेंट यहाँ 2 लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर हो गया। तो मैं स्टूडेंट बिकॉज 2 हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो m1x और c1 कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट एक दूसरी इक्वेशन जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगी, m2x प्लस c2। ठीक है स्टूडेंट, हमने सोल्व नहीं करना, जस्ट जो गिवन इक्वेशंस हैं आपने उनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास केस 1 होगा, इफ़ द system has unique solution। सिस्टम स्टूडेंट हमारा यूनिक सोल्यूशन रखेगा इफ़ m1 डज नॉट इज इक्वल टू m2, यानी कि इसका जो स्लोप है पहली इक्वेशन का और ये हमारी स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप दूसरी इक्वेशन के स्लोप के इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या, और इसमें स्टूडेंट यहाँ पर मैं C1 और C2 को बताना भूल गया। C1 एंड C2 आर कॉल्ड y इंटरसेप्ट। यहाँ स्टूडेंट C1 और C2 को हम y इंटरसेप्ट कहेंगे। क्या मतलब स्टूडेंट, अगर हम x की वैल्यूज़ को यहाँ पर 0 रखें तो यहाँ हमें y का आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू C1, y इज इक्वल टू C2। तो इसलिए हमने कहा C1 और C2 क्या हैं, y इंटरसेप्ट हैं। क्लियर हुआ। मतलब हमने इसकी भी डिस्क्रिप्शन बताई और इसकी भी डिस्क्रिप्शन बताई कि m1 m2 आर कॉल्ड स्लोप ऑफ दीज इक्वेशन एंड C1 एंड C2 आर कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ दीज इक्वेशंस। वापस आते हैं स्टूडेंट, अगर हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्लोप है वो इक्वल नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट ये कहेंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि एक ही सोल्यूशन सेट आएगा। केस नंबर 2 स्टूडेंट ये है, द सिस्टम हैज़
many solutions if m1 is equal to m2 and c1 is equal to c2। ठीक है, अगर स्लोप भी बराबर हो जाएं और c1 और c2 भी बराबर हो जाएं, ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, इस केस में वो सॉल्यूशन हमारे पास मैनी सॉल्यूशन रखेगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन किया, जब हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट को, वो इक्वल हो जाती थी। तो दोनों की दोनों इक्वेशंस जब एक जैसी हैं, क्योंकि इसका x तो हमारे पास दोनों में मौजूद है, जब m1 और m2 भी इक्वल है और c1 भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों इक्वेशन आपस में ओवरलैप कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम बग़ैर सोल्व किए हुए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन की नेचर बता सकते हैं। केस नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन if m1 is equal to m2 and c1 does not is equal to c2। ठीक है, अगर स्लोप्स आपके बराबर हैं लेकिन c1 और c2 आपके इक्वल नहीं हैं, तो हम उसमें विदाउट सोल्व किए हुए डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो अनडिफाइंड होगा, मतलब कि सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने खुद फाइंड आउट किए। ठीक है, आप इस जो टेक्निक को कंपेयर करें एलिमिनेशन मेथड से या जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए थे उनके साथ, तो आप रियलाइज़ करेंगे, देखेंगे कि ये वाकई ही सॉल्यूशन इसका हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन निकालना बाकी था, लेकिन हमने वहाँ निकाला। तो यहाँ पहले से ही प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने एक क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप क्या करते थे, आप रूट्स निकाल लेते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या था, b² - 4ac। तो इसके बारे में स्टूडेंट हम जब ये कंपेयर करते हुए क्वाड्रेटिक को abc कंपेयर करते हुए वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते थे, तो इसके आंसर के मुताबिक हम बताते थे कि गिवन रूट्स आर रियल, अनइक्वल, रियल रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो मतलब सोल्व किए बगैर हमने उसकी नेचर बताई थी। इसी तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बगैर सोल्व किए हुए हमने उसका आंसर का सॉल्यूशन की नेचर बतानी है। बात क्लियर हुई? जी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हम साथ साथ इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट, वो बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर निकालना है, लेकिन एक गॉसियन मेथड से निकालना है, गॉसियन मेथड से, या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक तरह से मैट्रिसेस में ही एक मेथड है। ठीक है, कि किस तरह से हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगाकर इक्वेशंस का आंसर निकालते हैं। अब यहाँ इक्वेशन हो सकता है बच्चों के 2 इक्वेशंस हों, या फिर हो सकता है मैनी इक्वेशंस हों। मतलब ये जस्ट 2/2 में काम नहीं करता, 3/3 की हों इक्वेशंस, 4/4, जितना भी ऑर्डर होगा ये उसके लिए सूटेबल मेथड है। क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू हम इस बात को जो है आगे लेकर बढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, (5x + 20y = 25
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 4x माइनस 7y इज़ इक्वल टू -26। जी स्टूडेंट आप पहले इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है। गॉसियन एलिमिनेशन का मेथड हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या है। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्टूडेंट हमने क्या कही थी, y इज़ इक्वल टू -5x प्लस 25। ये पहली इक्वेशन हुई। नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वेशन देखिए, ये हमारे पास 20 भी मौजूद है, तो y इज़ इक्वल टू -5x बाई 20 प्लस 25 बाई 20। तो y इज़ इक्वल टू स्टूडेंट बना -1/4x प्लस 5/4। ये स्टूडेंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली हमने इस इक्वेशन की। इस तरह से सेकंड की भी निकालते हैं स्टूडेंट, -7y इज़ इक्वल टू -4x -26। बिकॉज हमें y स्टूडेंट पॉजिटिव का चाहिए, इसका मतलब है हमें -7 से डिवाइड करना होगा बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4/7x माइनस स्टूडेंट प्लस 26/7। जी स्टूडेंट अब यहाँ कंपेयर कीजिए कि हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा। हमने कहा था पहला केस क्या है, m1 डज नॉट इज़ इक्वल टू m2, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि ये यूनिक सोल्यूशन रखेगा। दूसरा केस क्या था स्टूडेंट, अगर m1 और m2 इक्वल हैं और इसी तरह से c1 और c2 भी इक्वल हों तो मैनी सोल्यूशन रखेगा। तीसरा केस स्टूडेंट हमने कहा m1 m2 इक्वल हों और c1 डज नॉट इज़ इक्वल टू c2 हो। तो देखिए कौन सा केस स्टूडेंट सूट कर रहा है हमें। फर्स्ट में तो आपने पहले केस में ही आना है ना कि m1 और m2 इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो फिर हम दो फर्दर केसेस देखते। तो देखिए m1 और m2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या आने वाला है, फ्यूचर में यूनिक सोल्यूशन आने वाला है, ठीक है, x और y का आंसर निकलेगा। क्लियर हुई बात। अच्छा ये जस्ट आपको उसके क्वेश्चन भी करवाना था, ठीक है। हमने उस जो प्रीवियस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन लिया वो बेसिकली ये एग्जांपल ली। इसी तरह से हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को भी इसी तरह से सोल्व करते हैं और देखते हैं वाकई ही इसका सोल्यूशन अनडिफाइंड या मैनी सोल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, x और y के आंसर्स निकलेंगे। चलिए स्टूडेंट रेस करते हैं। हमने अब ऑलरेडी ये पता कर लिया कि इसका सोल्यूशन है और यूनिक है। अब आते हैं स्टूडेंट गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। व्हाट इज़ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड? स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आपको ये बताता है कि आपने जो मैट्रिक्स गिवन जो भी है, अगर वो ऑर्डर 2/2 की है तो आपने कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी है। अगर ये ऑर्डर 2/2 की है तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है ऑर्डर 2 का, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा इसका ताल्लुक मैट्रिसेस से है, ठीक है। तो हम एक बुक की सीक्वेंस में आ रहे हैं, इसीलिए मैट्रिक्स का टॉपिक आगे आना है, बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हमें जो ऑर्डर वाइज बुक में है वो दिया गया है। तो हमें क्या करना था स्टूडेंट, मैंने कहा कि इक्वेशन अगर 2/2 में है तो आपके पास एलिमिनेशन जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है उसको आपने जो भी सिस्टम है उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में बनाएंगे, बट आपको उसमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अगर ऑर्डर 3 में होता, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स होती, तो हमारा जो क्राइटेरिया रहता वो कुछ इस तरह से रहता कि हमने जो गिवन मैट्रिक्स बनानी है उसको आइडेंटिटी 3 में कन्वर्ट करें। ये है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस तरह से हम गिवन मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लेकर आएँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास रो ऑपरेशंस हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? रो ऑपरेशंस। अब ये रो ऑपरेशंस क्या हैं? देखिए मैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्यूशन 5 20 4 -7 स्टूडेंट ये डॉटेड शेप 25 -26। इस फॉर्म को स्टूडेंट कहते हैं हम मैट्रिक्स ऑगमेंटेड फॉर्म। क्या होगी ये? ऑगमेंटेड फॉर्म, ऑगमेंटेड फॉर्म कहलवाएगी। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए यानी कि ये जो एरिया है यहाँ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है।
तो हमें क्या करना है, रो ऑपरेशंस का यूज़ करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ रो ऑपरेशंस क्या हैं। रो ऑपरेशन स्टूडेंट ये है, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हुए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो पहला रूल ये है स्टूडेंट, अगर हमने रो ऑपरेशन करना है, इसी तरह से स्टूडेंट कॉलम वाइज भी ऑपरेट होता है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं रो ऑपरेशन की। तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, ठीक है, इंटरचेंज एनी टू रोज, एनी टू रोज। आपने स्टूडेंट पहला केस क्या है, हो सकता है आपको 1 बनाना है, तो हो सकता है यहाँ 1 मौजूद होता, तो आप रो 1 को इंटरचेंज कर देते रो 2 के साथ, तो लीडिंग एलिमेंट 1 मिल जाता, क्योंकि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ये मैट्रिक्स आपको बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एनी रो विद स्केलर। किसी भी स्केलर के साथ किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, मल्टीप्लाई एनी रो विद स्केलर एंड एडिंग into another row and another row, यानी कि मल्टीप्लाई करते साथ आपने मल्टीप्लाई भी किया और उसके बाद उसी मल्टीप्लाई करने के बाद किसी और रो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट ऐड से मुराद सिर्फ ऐड नहीं है, मतलब हो सकता है हमने ऐड करना हो तो यहाँ इस तरह का सैम्बल भी आ सकता है, माइनस के साथ हो सकता है वो एंट्री हो, लेकिन हमने यहाँ एडिशन का लफ्ज़ शो कराना है। आप इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट रो ऑपरेशंस की, जिससे हमने किसी भी गिवन मैट्रिक्स को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। अब आते हैं स्टूडेंट 1 अपने इस केस के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, मुझे यहाँ 1 चाहिए। अब 1 बनाने के लिए, यानी कि लीडिंग, इसको मैं बोल रहा हूँ लीडिंग एलिमेंट हमें 1 चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज एनी टू रोज। क्या इंटरचेंज करने से 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई एनी रो विद स्केलर, क्या मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ? मल्टीप्लाई से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, मैं 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में मैं क्या कर सकता हूँ, 1/5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल सकता है स्टूडेंट, 1 मिल सकता है। केस नंबर 2 1 मिल गया। तीसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट क्या है कि मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किसी रो को कर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, तो भी मुझे 1 मिल सकता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो केस नंबर 2 है वो सूट कर रहा है। 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/5 से। स्टूडेंट मुझे ये रेस करना है। अब देखिए ये किस तरह से लिखेंगे हम। ये स्टूडेंट रो ऑपरेशन का साइन आया। हमने कहा 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 से, ठीक है। 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 से, तो हमें मिलेगा यहाँ 1 4 5 और बाकी स्टूडेंट सेम एज इट इज़। जब भी आप स्टूडेंट लीडिंग एलिमेंट को 1 करते हैं, वो 1 टाइम 1 ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट का मतलब क्या है, सिर्फ एक बार एक काम करना है। अब स्टूडेंट जब ये 1 आ चुका है, तो इसकी मदद से हमने डाउन साइड को 0 करना है हमेशा, चाहे वो 3/3 का मैट्रिक्स ही क्यों ना हो। हमें पहली बारी पर पहला ही रो का पहला एलिमेंट 1 दिखाना है। 1 दिखाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, या डिवाइड कर देते हैं, या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन मौजूद है।
अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता तो फिर हम किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी स्केलर से, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट उसमें से कर दें तो आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट 1/5 को मल्टीप्लाई किया R1 से, तो ये आंसर आया। अब इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से नीचे वाला ज़ीरो करना है। अब देखिए ज़रा मैं क्या लिखने वाला हूँ। स्टूडेंट ऑपरेट किस पर करना है? ऑपरेट R2 पर, रो 1 है और ये रो 2 है। ऑपरेट किस पर करना है? R2 पर। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ऑपरेट करना है R2 पर। किसकी मदद से करना है स्टूडेंट? R1 की। अगर R1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 होगा, तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो R2 होगा। देखिए अगेन बता रहा हूँ, ऑपरेट करना है R2 पर। किसकी मदद से करना है स्टूडेंट? R1 की मदद से। अगर R1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला 0 होगा, तो हमने इसलिए कहा आंसर किसका बनेगा? R2 का, बिकॉज R2 को 0 करना है। तो ये आपको बता रहा है ये रो ऑपरेशन हुआ और जो इनका आंसर आएगा वो R2 होगा। ये आपने चीज़ को समझना है। अब जब ये मैंने लिख दिया लॉजिकली, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता हूँ, मतलब इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व करता हूँ। मैंने लिखा R2 4 -7 -26। ये स्टूडेंट पूरी R2 है और ये पूरी R1 है, इसीलिए मुझे R1 पर जब मैंने कहा कि 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा। ये डॉटेड शेप का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये रो 1 है और ये नहीं है, ये पूरी की पूरी रो 1 है। चलिए R2 स्टूडेंट हमने लिखा, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। R1 को स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 16 20। बिकॉज कैंसिल करने के लिए मुझे ऑपोजिट साइन लेकर आना है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कहा। तो ये सब्ट्रैक्शन के साइन हो गए स्टूडेंट। तो ये 0 -16 एंड -7 -23 -46। ये स्टूडेंट हमें मिला R2। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पर R1 को तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे, बिकॉज ऑपरेट R2 को चेंज करने के लिए क्या था, तो R1 सेम एज इट आएगा क्योंकि इसकी मदद ली गई है। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 0 -23 -46। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट जब हम आएंगे तो अब इसको पहले 1 बनाएंगे, बिकॉज मैंने कहा पहले आपने 1 बनाना है। अब 1 जब ये बनेगा तो 1 की मदद से फिर हम ऊपर वाला 0 बनाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए स्टूडेंट, 1 बनाने के लिए हमारे पास ऊपर वाली पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है, मतलब मैं R1 को R2 से चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चेंज करता हूं तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जिसको हमने ऑलरेडी मेहनत कर कर 1 बनाया था। इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, इंटरचेंज वाली। दूसरी पॉसिबिलिटी पर आए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर से। तीसरी पॉसिबिलिटी भी यहाँ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या है कि दूसरी इक्वेशन से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इससे पहले ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो उससे बढ़ जाएगा। तो ये एरिया हमें 1 बनाना है ना, तो ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? -23 स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है। इसको 1 बनाने के लिए -1/23 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 को। तो ये इस तरह से हमें लीडिंग एलिमेंट 1 मिलेगा। जी स्टूडेंट, हमने कहा ऑपरेट R2 पर करना है। अगर मैं -1/23 को मल्टीप्लाई कर दूं R2 से तो फिर हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब है स्टूडेंट पहली रो सेम एज इट इज़ ही आएगी, इस पर तो कोई काम नहीं हुआ। तो ये 0, बिकॉज आप इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहेगा। जबकि इस एलिमेंट पर आओगे, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 23/23 कैंसिल होने के बाद 1। फिर अगेन यहाँ पर आओगे
यानी कि -46 डिवाइडेड बाय -23, ये अगेन कैंसिल और आप देख सकते हैं तो हमें ये मिलेगा 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 1 आ चुका। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, ऊपर वाला 0 बनाना है। इसका मतलब है ऑपरेट किस पर करना है, R1 पर करना है। किसकी मदद से करना है, R2 की मदद से करना है। क्लियर हुआ बात जी। ये देखिए ऑपरेट स्टूडेंट करना है किस पर, R1 पर। किसकी मदद से किया जाएगा, R2 की मदद से। R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 4 से। उसके बाद क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सेम साइंस हैं। सबट्रैक्ट करूंगा तो ऑपोजिट साइन होंगे, तो सबट्रैक्ट किया और आंसर किसका मिलेगा स्टूडेंट, ओवरऑल R1 का। इस केस में R2 चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब है 0, 1 और 2 हमारा सेम एज इट इज़ रहा। तो ये जो स्टूडेंट मैंने लिखा वो एक्चुअल में करके देखते हैं। R1 इज़ 1, 4, 5। R2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 0, 4, 8 और ये सबट्रैक्शन का स्टूडेंट साइन हमें मिला 1, 0, -3, 1, 0, -3। क्लियर हुई बात स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है ऑर्डर 2 का। क्यों बना ऑर्डर 2 का, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन भी ऑर्डर 2 में मौजूद थी। 2 इक्वेशंस थी, 2 वेरिएबल्स मौजूद थे। अब स्टूडेंट इसके आंसर्स की तरफ आएंगे। आपने गिवन इक्वेशंस को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा था, इसके कोफिशिएंट्स को लिखा था। अगर मैं आपको कहूं कि दोबारा आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 5x + 20y, ये जो डॉटेड है इज इक्वल टू 25, फिर 4x - 7y इज इक्वल टू -26। और अब मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि इसको मैट्रिक्स से लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो पहला क्या बनेगा, x। इसका कोफिशिएंट स्टूडेंट 1 है इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा। तो x डायरेक्ट इज इक्वल टू, बिकॉज अगला एलिमेंट आपका y 0 है, x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली x 0 है, y 1 है, तो इसके साथ कोफिशिएंट 1 आया, y इज इक्वल टू 2। और ये देखिए x और y के 2 आंसर्स आ चुके, यानी कि एक पेयर आया। और ये यूनिक सोल्यूशन भी है कि एक ही सोल्यूशन निकला है, और ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले ही डिस्कस कर लिया था। बात क्लियर है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। (3x - 2y is equal to 6, -15x plus 10y is equal to -30। जी स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले से ही इसका आंसर बताएं, इसका नेचर क्या होगा, अगेन आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल कर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ। -2y इज इक्वल टू स्टूडेंट -3x + 6 एंड y इज इक्वल टू 3/2x - 3, बिकॉज मैंने -2 पर स्टूडेंट डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 10y, ये आपकी इक्वेशन 1 है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। 10y इज इक्वल टू 15x - 30, 10 पे डिवाइड है स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा 3/2x - 3। m1 इज इक्वल टू m2, c1 आल्सो इज इक्वल टू c2। इट मीन्स इसके जो सोल्यूशन आने वाला है वो मैनी सोल्यूशन होगा। क्लियर हुई बात। ये केस नंबर 2 है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। स्टूडेंट गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैट्रिक्स ऑगमेंटेड फॉर्म में बनाना है। तो 3
-2, 6 -15, 10 -30। ठीक हो गया, ये हो गई हमारे पास। यहाँ हम इसको लिखते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगेन देखिए हमने रो ऑपरेशन करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बनाना है इसको। तो रो ऑपरेशन में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करने से 1 नहीं आ रहा। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट, आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो भी यहाँ पर देखिए 1 बनाने की पॉसिबिलिटी तो यहाँ हमेशा रहेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं। देखिए इसको मैं किससे कर सकता हूँ, या मैं 4 से कर सकता हूँ तो 12 बनेगा। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये फिर भी -3 आएगा, मतलब क्योंकि 12 -15 -3 तो वो 1 तो फिर भी ना बना। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी नंबर 2, रो ऑपरेशन क्या करेंगे, 2 का करेंगे, जिसमें हमने 1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है R1 से। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया R1 से, हमें मिला स्टूडेंट 1 -2/3 2 एंड -15 10 -30 सेम एज इट इज़। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब देखिए लीडिंग एलिमेंट 1 आ चुका, बिकॉज हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 2 का, तो इसकी मदद से ये 0 बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाया जाएगा। ऑपरेट किस पे करना है स्टूडेंट, रो 2 पर। किसकी मदद से करना है स्टूडेंट, R1 की। अगर R1 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऑपोजिट साइंस आ चुके हैं, अब यहाँ मैं ऐड करूंगा, क्योंकि ऐड करूंगा तो 15 -15 कैंसिल होगा। तो आंसर किसका मिलेगा स्टूडेंट, जहां आप पहले ये जो चीज़ लिखते हैं वही इसका आंसर होता है, R2 का निकलेगा। तो अब स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर लिखा वो एक्चुअल में करके देखेंगे, क्योंकि ये तो 0 हमें नज़र आ जाएगा, बट यहाँ क्या आएगा हमें नहीं मालूम। तो हमें इसके लिए सोल्व करना है। -15 10 -30, R1 को 15 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, ये हमें 15 मिला, और 15 × -2/3 तो ये कैंसल, 5 -10 क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 30, और स्टूडेंट क्या करना है, ऐड। इसका मतलब है साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये 0 और ये 0। तो R1 तो स्टूडेंट सेम एज इट इज आएगी, 1 -.2 0 0 0। स्टूडेंट अब यहाँ 1 बनना चाहिए था, इसको 0 तो बनाया, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर भी 0 आया। एक्चुअल में तो मुझे यहाँ 1 चाहिए था। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फॉर्म बनी ये वाली, ठीक है, ये आपकी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। जैसे कि ये देखें 0x + 0y = 0, तो 0 = 0 था। याद कीजिए एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 0 होते हैं, तो ये क्या कहलवाता है, मैनी सोल्यूशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो और राइट हैंड साइड पर 0 नहीं होता, बिकॉज कोई और कांस्टेंट मौजूद होता है जो कि इक्वल नहीं होता, तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलवाता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो हमारे इस केस में आपके पास जो पूरी की पूरी रो 2 है वो 0 हो गई। तो इसका मतलब है ये इसको किस तरह से लिखेंगे, x1 -2/3y = 2, एक ही इक्वेशन आई। तो ये सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन रखेगा। ये सिस्टम किस तरह से रखेगा, देखिए मैं आपको कहता हूँ यहाँ से x = या बल्कि y का आंसर निकालें, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, -2/3y = -x + 2। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें y का आंसर निकालना है, तो ये हमें मिलेगा, पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/3 = x - 2। नेक्स्ट स्टूडेंट y का आंसर निकालना है, तो हमें मिलेगा 3/2 × x - 2।
मैंने ऑपोजिट किया। अब स्टूडेंट यहाँ x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x का आंसर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन ले सकते हैं, बिकॉज x इज द वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट है। तो हर बार जब x यहाँ पुट करेंगे y का उससे अलग आंसर निकलेगा। कैसे? जैसे x को यहाँ पर स्टूडेंट 0 रखें, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं when x इज इक्वल टू 0, देन तब y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 0 माइनस 2 स्टूडेंट, तो -2 माइनस माइनस से कैंसिल, तो y क्या मिला स्टूडेंट? -3। तो हमने एक पेयर लिखा 0, -3, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट x को अब 1 रखिए, when x इज इक्वल टू 1, तो 1 जब इसमें पुट करते हो y इज इक्वल टू 3/2, 1 - 2 स्टूडेंट -1, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए -2/3, तो एक और पेयर बना, x को आपने 1 रखा और y आपको -2/3 मिला। मैं इसको इसके साथ लिख देता हूँ 1, -2/3। इसी तरह स्टूडेंट x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, when x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू स्टूडेंट 2 - 2, 0, 0 इंटू 3/2 0, देन y इज इक्वल टू 0। एक और पेयर बना x2 y0। इसी तरह से स्टूडेंट x को 3 लें, 4 लें, अप टू सो ऑन लें, तो हर बार x की डिफरेंट वैल्यू पर y डिफरेंट आंसर दे रहा है, और ये x कहाँ तक है हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन दे रहा है। आप इन्हीं सोल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसमें पुट कीजिए, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल ही आएगी। इस पेयर को भी इसमें पुट कीजिए, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल ही आएगी। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, मैनी सोल्यूशंस हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये पेयर लेकर इसमें चेक करता हूँ कि क्या ये वाकई उसका सोल्यूशन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैनी सोल्यूशन। अगर मैंने इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोला, ठीक है, यानी कि मैनी सोल्यूशन, तो x यहाँ स्टूडेंट 2 -2/3, y स्टूडेंट 0 इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2, ये सोल्यूशन था इसका। चलें ये पुट करके देखते हैं, सेकंड पेयर पुट करके देखते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन है, ये x को स्टूडेंट 1 रखते हैं, -2/3, y का आंसर रखते हैं -3/2 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस ये कैंसल स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस +1, बिकॉज कटिंग में 1 आ रहा है, तो यहाँ देखिए 2 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई क्यों ये मैनी सोल्यूशन है? इस वजह से इसको हम मैनी सोल्यूशन बोलते हैं। मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया, क्लियर हुई? नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी हम गॉसियन एलिमिनेशन से देखेंगे। (6x - 12y is equal to 24) -1.5x plus 3y is equal to 9। जी स्टूडेंट, पहले चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी, यानी कि -12y इज इक्वल टू -6x प्लस 24। स्टूडेंट माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12y इज इक्वल टू 6x माइनस 24, या आप -12 से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 12 पे डिवाइड किया स्टूडेंट, 1/2x माइनस 2। नेक्स्ट इक्वेशन को लेते हैं स्टूडेंट, तो नेक्स्ट को स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में लेते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में देखिए, मैं इसको स्टूडेंट इस तरह से लिखूंगा। देखिए मैंने इसको सेम करना है। देखिए ये है 3, ये है 4, किसी एक नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ
तो देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट्स सपोज हम एलिमिनेशन मेथड लेते थे, तो इसको सेम करने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हमें क्या मिलता है पहले, -6 + 12y इज इक्वल टू 36। जी स्टूडेंट, तो मैंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बनी बनाई प्लेट में हर चीज़ मिले। आप गौर से देखो, अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई मैं कर दूँ तो 12 और ये 12 सेम होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाइए, तो हमें मिलेगा, देखिए 12y इज इक्वल टू +6x + 36। आप इसको 12 पे डिवाइड करो। y इज इक्वल टू 1/2x + 3। ये स्टूडेंट आपके पास सेकंड इक्वेशन है और ये आपके पास फर्स्ट है। तो कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, m1 इज इक्वल टू m2 बट c1 does not is equal to c2. It means this is the third case that solution is no solution। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम गॉसियन एलिमिनेशन में देखते हैं कि ये जब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो ये कैसे परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने इससे पहले मैनी सॉल्यूशन में देखा कि पूरी की पूरी रो जो है वो 0 के इक्वल आई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0x + 0y इज इक्वल टू 0 बना था। तो इसमें क्या बिहेवियर आएगा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर हुआ? क्योंकि हम डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैनी सॉल्यूशन नहीं है और ना ही इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन है। उसी तरह स्टूडेंट हमें क्या करना है, आप इसको पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट में वैल्यूज़ ना आए, बिकॉज मुझे ऑपरेट करते हुए यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी। तो 6x - 12y इज इक्वल टू 24 और ये हमें मिला -6x + 12y इज इक्वल टू 36। दिस इज़ 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। एंड मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड फॉर्म बनाइए स्टूडेंट। 6 - 12, ये डॉट स्टूडेंट 24 -6 12 एंड 36। जी स्टूडेंट, केस इंटरचेंज का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंटरचेंज करने से आपको 1 नहीं मिल रहा। स्टेप नंबर 2 रो ऑपरेशन का हमें क्या करना है, 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, 1/6 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, 1/6 से मल्टीप्लाई किया R1 को, हमें मिला 1 -2 एंड 4 और ये -6 स्टूडेंट सेम एज इट इज़, ये 12 भी सेम एज इट इज़ और ये 36 हमारा सेम एज इट इज़। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस लीडिंग एलिमेंट की मदद से हमें जो डाउन साइड है उसकी पहले इसको 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेट स्टूडेंट करेंगे R2 पर, R1 की मदद से करेंगे। R1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दूंगा तो आंसर मिलेगा R2 का। तो जो हमने स्टूडेंट लिखा वो एक्चुअल में करके देखते हैं। -6 12 36। जी स्टूडेंट, R1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 -12 एंड 24 और ऐड करना है। इट मीन्स नो साइन चेंज, 0 0 एंड दिस इज 60। तो हमें मिला स्टूडेंट R1 सेम एज इट इज, 0 -2 4 और ये मिला स्टूडेंट 0 0 36। जो स्टूडेंट मैं आपको ऑलरेडी जब हमने मैनी सॉल्यूशन किया उसमें मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड तो 0 होगी बट राइट हैंड साइड मे बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 0x + 0y इज इक्वल टू 36, क्या कभी 0 भी 36 के इक्वल हुआ करता है? नहीं हुआ करता। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या है ग्राफिकल मेथड में, कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल की शेप में हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन को हम 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स से पढ़ रहे हैं और साथ साथ कंपेयर कर रहे हैं।
क्लियर हुआ स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को हम 3 by 3 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।